आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले बात अब आज की करेंगे शाम के मासूल सदर बशर असद के हवाले से, जहां उन्होंने मुल्क से जब वो फरार हुए तो उसके बाद ही उनका पहला बयान सामने आया है। शाम के मासूल सदर बशर अल असद का अपनी हुकूमत के खात्मे और मुल्क छोड़ने के बाद पहला बयान सामने आ गया है। बशर अल असद ने अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद पहले बयान में मुल्क से मंसूबे के तहत रवाना होने की खबरों की तरदीद कर दी है। बशर असद ने अपने बयान में कहा कि रूस ने उनसे शाम से इनखला की दरख्वास्त की है, ताहम उन्होंने अपने मुल्क से रवाना होने का पहले से मंसूबा बनाने की तरदीद की है। आपको बताते चले कि रूसी सदर बशर असद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम में शामी सदारती महल के अकाउंट पर अपने बयान में बागियों की पेश कदमी के बाद की सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए वाज़ेह किया, उन्होंने शाम छोड़ने की कोई पेश की मंसूबाबंदी नहीं की थी। बशर अल असद ने कहा है कि मीडिया इत्तलात के बरक्स वो 8 दिसंबर को सुबह तक शाम में ही मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हिफाजती तौर पर और मुल्क का नज़्म नस्क चलाने के गर्ज से वो दमश्क से लज़किया में खमीमा फौजी अड्डे में मुंतकिल हो गए थे। 8 दिसंबर की शाम को फौजी अड्डे पर ड्रोन तैयारों से हमले के पेश नज़र रूस ने अड्डे को हंगामी बुनियादों पर खाली करने का कहा, जिसके बाद ही माजूल सदर ने दावा किया है कि शाम में रोनुमा होने वाले वाकयात के बायस उन्होंने ओहदा छोड़ने या मुल्क छोड़ने का सोचा था और ना ही किसी और ने तजवीज पेश की थी। उन्होंने आखिरी दम तक दहशतगर्दों के खिलाफ खुद का दिफा करने का अज़म कर रखा हुआ था। ख्याल है कि 8 दिसंबर को शाम में 4 साल तक हुकूमत करने वाले बशर अल असद की हुकूमत का उस वक्त खात्मा हो गया था जब हयात तहरीर जंगजू ने शाम के कई इलाकों पर हमला करते हुए उस पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद ही सदर बशर असद रूस फरार हो गए थे। इस हवाले से इजरायली मीडिया ने दावा किया था कि बशर अल असद के महफूज सफर का एहतमाम रूसी इंटेलिजेंस ने किया था। ताहम मुल्क छोड़ने और मुल्क से फरार होने के बाद माजूल शाम के सदर बशर अल असद ने हुकूमत का खात्मा होने के बाद अपना पहला बयान उनका सामने आ गया है, जहां उन्होंने अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद अपने पहले बयान मुल्क से मंसूबे के तहत रवाना होने की खबरों की तरदीद कर दी है। बढ़ती के बाद जरा अब करेंगे भारत और चीन के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो रहा है और इस बार जो सिलसिला है वो कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल और साथ ही साथ वज़ीर ख़ारजा चीन के उनके दरमियानी मुलाकात होगी और 5 साल के बाद इस खुसूसी मीटिंग जो होने वाली है इसकी शुरुआत होगी। बाज़ाब्ता तौर पर चीन के अंदर जहाँ माना जाता है कि रवां माह के आखिरी हफ्ते में कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल चीन का दौरा कर रहे हैं, जहां पर खुसूसी नुमाइंदा मुज़ाकरात का एक और दौर यानी कि आखिरी दौर 2019 में इसका जो गया था, उसके बाद ही अब 5 सालों के बाद ये दोबारा से यानी कि वक्फे के बाद खुसूसी नुमाइंदा मुज़ाकरात दोबारा से बहाल हो रहा है। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल रवां माह के आखिरी हफ्ते में बीजिंग के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात पर बातचीत के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुज़ाकरात के नए दौर में भारतीय वफद की क़यादत करेंगे। ये मुज़ाकरात तकरीबन 5 साल के वक्फे के बाद मुनक्किद किए जा रहे हैं और खुसूसी नुमाइंदा मुज़ाकरात का आखिरी दौर दिसंबर साल 2019 में मुनक्किद हुआ था। इस मुज़ाकराती को दोबारा शुरू करने का फैसला 23 अक्टूबर को में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सदर शिकायत के दौरान किया गया था। अब ज़राए का मानना है कि अजीत डोभाल 23वें दौर के मुज़ाकरात में
शिरकत के लिए जल्द चीन रवाना होंगे और ये मुज़ाकरात रवां माह के जनवरी के आगाज में मुनक्कद हो सकते हैं। 5 दिसंबर को होने वाले सफारती बातचीत में भारत और चीन ने उन मुज़ाकरात के लिए तैयारी मुकम्मल की है और भारत की जानिब से उन मुज़ाकरात में खुसूसी नुमाइंदा अजीत डोभाल होंगे, जबकि चीन की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा वांग यी करेंगे। गुज़िश्ता 5 सालों में मशरक़ी लद्दाख सरहदी तनाज़ा की वजह से खुसूसी नुमाइंदा मुज़ाकरात का कोई दौर मुनक्कद न हो सका और मई 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर फौजी तातुल शुरू हुआ था और जून में वादी गलवान में होने वाले मौलिक झड़प के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में शदीद कशीदगी पैदा हुई थी और ये तनाज़ा अक्टूबर 21 को डमचुक और दिप्सांग के आखिरी तनाज़ा वाले मकामात से फौजी पीछे हटने के अमल की तकमील के बाद मौसर तरीके से खत्म हुआ है। हम इस माहदे के 2 दिन बाद काजान में ब्रिक्स इजलास के दौरान मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खुसूसी नुमाइंदा मुज़ाकरात समेत मुत्तदिद मुज़ाकराती निज़ाम को बहाल करने पर इत्तेफाक किया है। के जूनियर डॉक्टरों ने मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने नीट PG 2024 के लिए कट ऑफ की हद कम करने की दरख्वास्त की है। खत में मजीद कहा गया है कि उस वक्त मुल्क भर में PG के जो मौजूदा वक्त है इसमें PG की मुत्तदिद खाली है और इससे न सिर्फ तालीम का ज़ाया हो रहा है बल्कि सेहत के शोबे में माहिर अफराद की कमी भी बढ़ रही है। IMA का कहना है कि अगर कट ऑफ में कमी की जाती है तो ज्यादा अहलों पर दाखिला मिल सकेगा, जिससे इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि तालीमी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल हो और सेहत के शोबे में माहिर अफराद की कमी को दूर किया जा सके। खत में मजीद कहा गया है कि ये इकदाम सेहत के शोबे के लिए निहायत है, क्योंकि मुल्क में मखसूस तिबी खदमात की बढ़ती हुई तलब और माहिर पेशेवर अफराद के दर संगीन अदम तवाजुन मौजूद है। IMA ने वजीर सेहत से दरख्वास्त की है कि वो इस मसले का हल निकालने में जल्दी करे ताकि मुल्क की और सेहत के शोबे में बेहतरी आ सके। IMA के मुताबिक नेशनल एजुकेशन की कोशिशों के बावजूद नीट PG इम्तिहान में मुल्क भर में बड़ी तादाद में सीटें रह जाती हैं। हर साल बड़ी तादाद में उम्मीदवार इस इम्तिहान में शरीक होते हैं मगर तमाम सीटें पुर नहीं की जा पाती। यह मसला इतना संगीन बन चुका है कि इसकी वजह से सेहत के शोबे में माहिर डॉक्टरों की शिद्दत इख्तियार कर गई है। इस सूरत हाल को देखते हुए मैंने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि नीट PG 2024 के कट ऑफ में कमी की है ताकि ज्यादा उम्मीदवार इन सीटों को हासिल कर सके। बढ़ते आगे बात जरा अब प्रियंका गांधी की करते हैं। पार्लियामेंट का सरमाया इजलास इन दिनों जारी है और इस दौरान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी फलस्तीन के लोगों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए एक हैंडबैग लेकर आज पार्लियामेंट पहुंचती हैं, जिस पर फलस्तीन लिखा हुआ था। वो जिस हैंडबैग को लेकर जा रही थी उस पर अंग्रेजी में फलस्तीन लिखा हुआ था और उस पर फलस्तीन से मुत्तलिक कई अलामतें भी मौजूद थी, जिनमें तरबूजा भी शामिल था, जिसे फलस्तीनियों की यकजहती की अलामत समझा जाता है। तस्वीर पर रद्दअमल जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा संबित पात्रा ने कहा कि गांधी खानदान हमेशा खुश करने का थैला उठाए हुए हैं। इंतखाबात में उनकी शिकस्त की वजह तसल्ली बख्श थैली है। मरकजी वजीर SP सिंह बखील ने शदीद हमला करते हुए कहा कि फलस्तीन के थीमों को पार्लियामेंट में लाना मुस्लिम वोट बैंक को रागिब करने की कोशिश है। ये कांग्रेस की खुशामद की सियासत का हिस्सा है। प्रियंका गांधी इससे कबल भी गजा में तशद्दुद के हवाले से इजराइल पर सवाल उठा चुकी हैं। You want to say something? Why are you carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this.
And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that I believe that can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. अब जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सांबा का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में एक जायजा मीटिंग की सदारत की है, जिसमें नायब वज़ीर आला सुरिंदर सिंह चौधरी, वज़रा सकीना यत्तू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा भी मौजूद थे। मीटिंग में जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन भी मौजूद थे। सांबा मेंबरान कानून साज असम्बली SS सलाथिया सांबा, चंद्र प्रकाश गंगा विजयपुर और दविंदर कमाल मनियाल रामगढ़। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू, वज़ीर आला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, इंतजामी सेक्रेटरीज महकमा के सरबरान और दीगर सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की थी। इस मौके पर जहां जिला में जारी तरक्याती मनसूबों और दीगर कामकाज का जायजा लिया गया, वही मकामी अरकान असम्बली की जानिब से अपने अपने हलकों के कई मसाइल को वज़ीर आला की नोटिस में भी लाया गया, जिसके बाद ही वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी कि आवाम के जो भी मसाइल और मुश्किलात हैं उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा, ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो तरक्याती सरगर्मियों को तेज करे और जितना मुमकिन हो काम की रफ्तार को तेज करें। उन्होंने मरकजी हुकूमत की तरफ से मुख्तस किए जाने वाले फंड्स के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स को बरवक्त जमा कराने की अहमियत पर भी जोर दिया है। ये साल काम के लिहाज से हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहा है और इस रिव्यू के सिलसिले में 2-3 जिले मैंने किए हैं। हर जिले में मैंने पाया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारी पेशरफ्त जो है वो कम रही है और वो इस बात का नतीजा है कि इस बार 2 इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट का काफी लंबा रहा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने के बाद काम रुक गए और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां हमारा वर्क सीजन लगभग इलेक्शन कोड में ही निकल गया है। शायद ये जिला ऐसा है जहां मौसम का फिलहाल कामों पर असर कम होगा। इसलिए डीसी साहब, मेरी पहली गुजारिश आपसे ये होगी कि पेस ऑफ वर्क जो है जहां तक हो सके उसको बढ़ा दीजिए, लेकिन काम जमीनी सतह पे होने चाहिए। ये नहीं जिस तरह सलाथिया साहब ने कहा कि हम पैसा इस्तेमाल करने के लिए सामान खरीदें, लेकिन उस सामान का फिर जमीनी सतह पे इस्तेमाल ना हो, वो किसी काम का नहीं है। तो जहां तक हो सके पेस ऑफ वर्क जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, बार बार जब हम मरकजी हुकूमत के पास जाते हैं किसी मिनिस्टर से बात करने के लिए, यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए और प्रोजेक्ट सैंक्शन हो, पैसा आ जाए, तो आमतौर पे वहां से शिकायत ये आती है कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके यहाँ से यूसीज जो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स वो टाइम पे नहीं आते। तो दूसरी बात ये होगी कि मेहरबानी करके जहां जहां आपके पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं वहां पे जल्दी आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स तैयार करके भेज दीजिए, ताकि जो इनके अगले इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हैं वो हम आपको पहुंचा पाएं और यहाँ काम जो है वो ठीक तरह से। सांबा में जायजा मीटिंग के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की, जिस दौरान वफूद में शामिल लोगों ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को इलाके के कई मसाइल से आगाह किया है और उनकी नोटिस में लाए हैं। वफूद में शामिल लोगों ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला ने उन्हें यकीन दहानी की है कि उनके जो भी मसाइल और मुश्किलात हैं उन्हें हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। मैं सबसे पहले मैंने सीएम साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सांबा को चुना। बड़े चंद दिनों हुकूमत बनने के बाद उन्होंने सांबा को जरूरी समझा और चुना। हम सांबा के लोगों की तरफ से उनका बड़े आभारी हैं। मुद्दे जो
बर्निंग इशू है सांबा में या लॉन्ग पेंडिंग इशू है, उनके बारे में हमने बात की। सबसे पहले मैंने कहा सांबा का जो डिग्री कॉलेज है इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस शुरू की जाए, क्योंकि घगवाल से लेकर बीजेपुर से लेकर मानसर से लेकर बच्चे जम्मू में एडमिशन लेने जाते हैं, एडमिशन मिलती नहीं है। और एक सेपरेट डिग्री कॉलेज फॉर वोमेन सांबा को दिया जाए, सांबा मानसर रोड को 4 लेनिंग किया जाए, डेली वेजर इन ऑल डिपार्टमेंट उनको रेगुलराइज किया जाए। हम सीएम साहब से मिले हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ मिलना हुआ है। उन्होंने बड़े तरीके से वेलकम किया, प्रधान जी से बड़े अच्छे नाम से उन्होंने पुकारा, तो जो हमें बहुत अच्छा लगा। तो जो भी हम लेके गए थे अपनी प्रॉब्लम से सांबा की, प्रधान जी ने उनको सब बताई हैं। हमारी जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी सांबा में पार्किंग की, तो पार्किंग के लिए भी उनको बोला, और हमारा जो सीवरेज का सांबा में सिस्टम जो सारा ठप पड़ा है, नालियाँ हमारी छोटी हैं, तो उसके लिए भी उनको कहा है कि वो सीवरेज का जहाँ पे सैंक्शन करें। एक ऑडिटोरियम के लिए भी कहा है हमने, एक सुंबर रोड का जो सर्कुलर रोड कनेक्शन। देखिए, हमारी जो डिमांड्स का रहा उसमें 2 फोल्ड डिमांड्स रही हैं। एक तो हमारे पर्सनल कंसर्न है, बाकी लोगों के कंसर्न भी हैं। जैसे हमारा पर्सनल कंसर्न था कि चैम्बर, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सांबा बने हुए आज से 7 साल हो गए हैं। जब बना था तो उस वक्त हमारे कम ही वकील थे, तो उस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके मुताबिक बना है। अब उसके बाद काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, वो हमने डिमांड रखी। हमारे चैम्बर्स नहीं हैं एडवोकेट्स के लिए, जिस वजह से एडवोकेट्स को दिक्कत होती है, वो डिमांड थी। और हमारा जो स्टाफ है वहाँ पे, जुडिशियल वर्क डिले होता है ड्यू टू वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ नहीं है, वो भी हमने डिमांड रखी। इसके साथ साथ हमने के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात जरा डीडीसी मेम्बरान की करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ डीडीसी मेम्बरान की अभी तक जो खाली पड़ी नशस्तें हैं, इस सिलसिले में अभी तक उन नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर में 3 डीडीसी जो नशस्तें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में 3 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की नशस्तें उनके मेम्बरान के कानून साज असम्बली मेम्बरान के तौर पर मुंतखब होने के बाद खाली पड़ी हुई है। 3 डीडीसी मेम्बरान जो एमएलए के तौर पर मुंतखब हुए, उनमें वहीदुर रहमान पारा शामिल है, इरफान हफीज लोन जो संग्रामा से डीडीसी मेम्बरान मुंतखब हुए थे, और महराज मलिक जो कहारा से डीडीसी मेंबर मुंतखब हुए थे। वहीदुर रहमान पारा ने पुलवामा से असम्बली इंतखाबात जीते, इरफान हफीज लोन ने वागोरा कीरी हल्के से और महराज मलिक ने डोडा असम्बली हल्के से कामयाबी हासिल की। तकरीबन 2 माह हो चुके हैं जब से असम्बली इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया गया था, लेकिन हुक्काम ने अभी तक उन तीनों नशस्तों के ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान नहीं किया है। डीडीसी इंतखाबात जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के हिस्से के तौर पर मुतारिफ करा गए थे, जिसमें हुकूमत हिंद ने मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में 3 दर्जाती 3 टायर हुक्मरानी का निज़ाम कायम करने के लिए तरमीम की थी। जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी इंतखाबात नवंबर-दिसंबर साल 2020 में 8 मरहलों में मुंतखब हुए थे। बढ़ते आगे, बात जरा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष महाजन की जानिब स्कूल इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी गई है कि इंतजामिया जो स्कूल इंतजामिया है, गाड़ियों के अंदर जो स्कूल गाड़ियां हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरा नस्ब करे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने स्कूल इंतजामिया के नुमाइंदों के साथ तलबा को ले जाने वाली गाड़ियों के सेफ्टी ऑडिट के सिलसिले में मीटिंग की सदारत की है, और इस सिलसिले में स्कूल बसों के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का हवाला देते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने स्कूल बसों में सीसीटीवी की लाजमी तनसीब के लिए 31 जनवरी की आखिरी तारीख मुकर्रर की है, ताकि ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर और जो माविन अमला होगा वो उनकी हर सरगर्मी पर नजर रखी जाए, और ये 24 घंटे तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। और स्कूल के हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम गाड़ियां फंक्शनल स्पीड गवर्नर से
लैस हो, यानी कि जितने भी रहनुमा खतूत हैं, जितने भी गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं वो उन पर अमल करें और साथ ही साथ जो जारी रहनुमा खतूत के मुताबिक जो उनकी स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की जाए और इससे ज़्यादा अगर कोई इसमें खिलाफ वर्जी करता पाया गया तो उनकी गाड़ियां जब्त होगी। बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें बताया गया कि अगर कोई स्कूल बस सड़कों पर चलते हुए हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जी करती पाई गई तो गाड़ियों को मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा। खासतौर पर ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड के हवाले से और हुकाम ने यकीन दिलाया कि बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत में बयान करदा तमाम हिफाजती इकदाम पर अमल किया जा रहा है। और मजीद कहा गया है कि वो नाबालिग तलबा को स्कूल के अहाते में या स्कूल के आसपास 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ी चलाने से रोके, बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें इजाज़त इस हवाले से न दी जाए और इसके अलावा उन्हें वालिदैन के साथ काउंसलिंग सेशन मुनक्किद करने की भी हिदायत की गई थी ताकि अगर उनके जो बच्चे हैं नाबालिग ड्राइविंग से उन्हें मना करे ताकि उनकी जान उन्हें कोई हादसा पेश ना आए और उसके साथ साथ ही जो उनके नताइज होंगे उसके नताइज होंगे या वो गाड़ी चलाते हुए नाबालिग कोई होगा, कोई 2 व्हीलर चला, बाइक वगैरह, तो उस हवाले से उनके जो नताइज हो सकते हैं उस हवाले से वालिदैन को खबरदार किया जाए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को बताया गया है कि ज्यादातर स्कूलों के पास अपनी ही गाड़ियां हैं, ताहम कुछ प्राइवेट गाड़ियां भी वालिदैन की तरफ से इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए स्कूल के हुक्काम का फर्ज है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि ये गाड़ियां भी लाजमी हिदायत पर अमल करें, जैसे कि इमरजेंसी एग्जिटर्स, आग बुझाने वाले आलात, फर्स्ट एड किट्स, GPS ट्रैकर, CCTV कैमरे, सीट बेल्ट का इस्तेमाल और दीगर जो जितने भी आग का पता लगाने के जो अलार्म सिस्टम है वो भी नस्ब होने चाहिए सभी गाड़ी के अंदर। नाजरीन, अब तक जारी रहे बैकग्राउंड को जारी रखते हुए श्रीनगर पुलिस ने मंशियात और नशावर अशिया की स्मगलिंग में मुलविस 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से काफी मिकदार में ममनू अशिया बरामद की है, जबकि जायदाद भी जब्त की है। पुलिस स्टेशन परिमपुरा की एक टीम ने बरथाना बांध पर नाका चेकिंग के दौरान एक आल्टो गाड़ी को रोककर उसमें सवार अफराद की तलाशी ली, जिस दौरान उनके कब्जे से भारी मिकदार में ममनुआ अशिया बरामद हुई हैं, जिनकी शिनाख्त आसिफ अहमद शेख और आरिफ अहमद शेख के बतौर हुई है और दोनों बाबापुरा बरथाना के रिहायशी हैं। दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनकी जो वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी है उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ने मामले में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। ताहम दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई है कि मुलजिम आसिफ अहमद शेख नामी शख्स ने मंशियात की गैर कानूनी तिजारत से हासिल होने वाली रकम से बाबापुरा बरथाना में 2 मंजिला मकान तामीर करा था और उसकी जायदाद को NDPS एक्ट के सेक्शन 68 के तहत जब्त किया गया है। श्रीनगर पुलिस उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अपने आसपास के इलाकों में मंशियात की फरोख्त या दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों की किसी भी सूरत में पुलिस को इत्तला दे। उधर शिमाली कश्मीर के कुपवारा में भी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत कुपवारा पुलिस ने करना के सरहदी इलाके में मंशियात फरोशों के 2 रिहायशी जायदादों को जब्त कर लिया है। इस खत्ते में पहली बार इस तरह की एक कार्रवाई की गई है। मुंसलिक जायदादों में से एक पिंगला हरीदल में वाक़ा है और ये तालिब हुसैन शाह के बेटे रियाज अहमद शाह की हैं। ये जायदाद पुलिस स्टेशन करना में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में मुंसलिक की गई। दूसरी जायदाद चित्रकूट करना में वाक़ा है जो रहमत अली खान के बेटे जहांगीर अहमद खान की है। उन जायदादों के मुश्तरका मार्केट वैल्यू का तखमीना तकरीबन 40 लाख बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी की पेशगोई के मुताबिक जहां सभी महकमों को मुतहरिक रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और सभी जो महकमे हैं वो मुतहरिक हैं, वहीं पर चीफ इंजीनियर मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इंजीनियर मांगा राम कोटवाल का कहना है कि वो पहले से ही तैयार हैं और गुज़श्ता माह की 15 तारीख से ही उन्होंने सभी तैयारियां मुकम्मल कर रखी है। उन्होंने कहा है कि सभी अजला में कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं और मशीनरी को एरिया के लिहाज से अलर्ट की गई है।
उन्होंने मजीद कहा कि अस्पतालों में भी हीटिंग सिस्टम को फाल किया गया और अगर कहीं खामियां होंगी तो उन्हें भी दूर किया जाएगा। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा इमरान नायकू से बात करते हुए किया। यहाँ पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम है और एक तो टंगमर्ग में है जो हमें सिर्फ गुलमर्ग के लिए रखा हुआ है स्पेशली एंड एडजाइनिंग एरियाज। हमारे पास जो 10 कंट्रोल रूम हैं उसमें पूरी मैन एंड मशीनरी हमने रेडी करके रखी है 15 नवंबर ऑनवर्ड, क्योंकि उसके बीच में कुछ जो हाई रीचेज पे हमारी बर्फ वगैरह हुई थी उसको 2-3 बार हम हटा भी चुके हैं। अब सिटी में तो नहीं हुई है लेकिन हाई रीचेज पे ऐसे हुई है, उसको हमने टाइमली जो फर्स्ट फेज में होता है प्रायोरिटियाँ रखी होती हैं रोडों की। जैसे मेरे पास 10,000 किलोमीटर रोड है लमसम, उसमें 7,000 रोड जो आते हैं वो प्रायोरिटी 1 में ही आते हैं, उसको हम 5 प्रायोरिटी करते हैं। प्रोविंशियल लेवल का कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, उसके हमने हर उस पर शेयर किए हुए हैं उसके नंबर, लैंडलाइन नंबर है हमारे पास 2। वो कंट्रोल रूम प्रोविंशियल लेवल का है जो 10 डिस्ट्रिक्टों की जो जितने भी कंट्रोल रूम है उसकी सारी जो अपडेट होती है सुबह और शाम को शेयर होती है। देखो सारी जगह बर्फ कुछ ऐसे हैं, देखो हमारी जो रोड्स है ना वो फिक्स्ड है भाई, हमने जो रोड में बर्फ हटानी है वो कुछ रोड पे हटानी है। कुछ आरएनबी वाले खुद भी करते हैं, मैनुअली वो करते हैं, वो लोग भी हमें बोलते हैं जनाब ये आपकी बर्फ नहीं हटी, क्योंकि वो रोड हमारे अंदर होते नहीं, हमारे कंट्रोल के अंदर होते नहीं है। जैसे पीएनजी बेस वाले हैं वो मैनुअली कुछ खुद ही करते हैं रोड। तो बेसिकली वो लोगों को पता है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट ही बर्फ हटाता है तो इसलिए वो हमारे पास अप्रोच करते हैं। लेकिन हमारा रोड जो होता है ना जिसमें डिफाइंड है तो वो रोड हम टाइमली करते हैं और उसे प्रायोरिटी के हिसाब से करते हैं। प्रायोरिटी 1 होगी तो पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रायोरिटी 2 में होगा तो दूसरी बार प्रायोरिटी दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज तो मैं बता सकता हूँ मशीनें आपको, लेकिन हमने क्या किया, मेरे पास 4 डिवीजन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पूरे कश्मीर के अंदर 4 डिवीजन है जो बर्फ हटाने का काम करते हैं। एक तो मेरे मशीनरी डिवीजन श्रीनगर जो है ये सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट देखती है। ऐसे मेरे पास अनंतनाग डिवीजन जो है उसके पास 111 मशीनें हैं और वो 4 डिस्ट्रिक्ट देखता है। हमने डिस्ट्रिक्ट को उस हिसाब से मशीनें अलॉट की हैं जितना एरिया उसको आता है और टाइप ऑफ स्नो कैसे पड़ती है, 2 फुट पड़ती है, 4 फुट पड़ती है, 6 फुट पड़ती है, उस हिसाब से मशीनें अलॉट की हुई हैं। तो मेरे पास हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम है। जैसे मेरे पास अनंतनाग में एक कंट्रोल रूम है, पुलवामा में है, कुलगाम में है, शपिया में है। तो ये चारों रोडों पे जो चारों कंट्रोल रूम में सफिशिएंट मशीनरी रखी है, मैनुअल मशीनरी अलर्ट कर रख रखी है। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी, जब मौका होगा तो हम उसको अलर्ट जारी कर देंगे, तो उस वक्त वो काम शुरू हो जाएगा। हॉस्पिटल में सारा हीटिंग सिस्टम तो बॉयलर के साथ ही चलता है। हमने 15 नवंबर से वो सारे एक्टिवेट करके रखे हैं। उनकी सीएमसी वगैरह करते हैं, जिन कंपनियों को आते हैं उनको टेंडरिंग थ्रू करते हैं और उसको सीएमसी मोड पे रख देते हैं। फिर वही उनको पूरे, देखो कुछ अस्पताल जो पुराने हॉस्पिटल हैं उसमें तो पुराने लगे हुए हैं। हमारा डिपार्टमेंट को टाइम नहीं देता है कि इसकी लाइफ खत्म हो गई है, हमने इसको रिप्लेस करना है। उसके लिए हॉस्पिटल अथॉरिटी हमें फंड प्रोवाइड करती है और फेज मैनर में सयाहती मकाम गुलमर्ग के क्लब में एमएलए वागोरा खीरी इरफान हफीज लोन की सदारत में इंतजामी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के आला अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्कद हुई है। मीटिंग में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इरफान हफीज लोन ने कहा है कि गुलमर्ग में लैंड ग्रांट एक्ट लागू होना चाहिए। मीटिंग में गुलमर्ग में काम कर रहे स्टेक होल्डर्स के दरपेश मसाइल और मौसमी सरमा में वागोरा कीरी के हल्के के साथ मुंसलिक इलाकों के लोगों की मुश्किलात के हल पर भी तबादुल ख्याल हुआ है। मीटिंग में लोगों ने अपने अपने मसाइल से एमएलए को आगाह किया, जिस पर इरफान हफीज लोन ने मौके पर ही अफसरान से जवाब तलब किए। उन्होंने हिदायत दी लोगों के तमाम मसाइल मुश्किलात तरजीह बुनियादों पर हल किए जाए। 20 में जंगले हयात के साथ तसादुम के वाक़यात में मजीद इजाफा हुआ है, जिनकी तादाद 4,947 तक पहुंच चुकी हैं, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। वादिया कश्मीर में हालिया बरसों में इस किस्म के वाक़यात में वाज़िया इजाफा देखने को मिला है। 2022 से 2024 तक वादी में जंगली जानवरों के हमलों में 36 अफराद की जानें गई हैं। As the habitations went closed, तो उसकी वजह से जो है ऐसा हुआ कि जब लेपर्ड्स जो है वेंचर करते हैं हैबिटेशन एरियाज में, तो समटाइम्स आल्सो द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड जो होती है, पर्टिकुलरली जो अब तक हमारा इम्प्रेशन है बिकॉज ऑफ जो स्ट्रे डॉग्स रहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ह्यूमन हैबिटेशन में रहती है, तो उसकी वजह से लेपर्ड जो है कभी कभी एक अच्छा सा हैबिटेट देख के जो है फूड अवेलेबिलिटी भी रहती है तो इन एरियाज में जो है रिजाइड कर देते हैं।
तो उसकी वजह से जो है लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट पर्टिकुलरली जो है उसमें थोड़ा सा जो है हमें राइज देखने को मिला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है व्हेन इट कम्स टू द बियर कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा हुआ कि आपने देखा कि बहुत सारा लैंड यूज चेंज जो है हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे पैडी फील्ड्स है जो ऑर्चर्ड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऑर्चर्ड्स जो है वो हमेशा एक बिगर अट्रैक्शन ब्लैक बियर्स के लिए रहता है क्योंकि वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी उनके लिए काफी रहती है। तो वो भी एक मेजर रीजन बना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने बिगनिंग में कहा कि जो एक गैप रहा करता था फॉरेस्ट एरियाज और वाइल्ड लाइफ एरियाज और हैबिटेशंस के बीच में, ठीक है, वो गैप जो है इंक्रीजिंगली श्रिंक हो रहा है। तो इस पूरे सिनारियो में मुझे लगता है कि बेसिकली जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं वो ये है कि एक अवेयरनेस का माहौल क्रिएट करें। बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं समराइज करूँ डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, हमारे कंट्रोल रूम्स का एक्टिव होना, रिस्पांस टाइम कम होना, लोगों में अवेयरनेस करना, किस तरह से लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, लोकल कम्युनिटीज का जो हेल्प है उसको थोड़ा सा जो है मोबिलाइज करने की जरूरत है। और इस पर्टिकुलर सिनारियो में और भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल कॉल आती है साइमल्टेनियसली, तो जिसको हमारा कंट्रोल रूम कभी जो है कैटर नहीं कर पाता है। तो उन कॉल्स को जो है हम फिल्टर करना चाहते हैं, जहां पे अगेन कम्युनिटी सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉल्स जो हमारे पास आए उनमें क्रेडिबिलिटी हो कि कहीं पे एनिमल की साइटिंग है, ताकि हमारा अमला जो है वहां पे एग्जैक्टली पहुंच सके जहां पे प्रॉब्लम होने की। त्राल के नगीनपुरा से पनेर जागीर तक जाने वाली राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली की शिकार हो गई है। मकामी लोगों ने बताया है कि राब्ता सड़क पर कई दहाई कबल मैगडम बिछाया गया था, लेकिन अब भी ये सड़क खस्ता हाल हो गई है और यहाँ से दिन भर लोग सियाहती मकाम पनेर जागीर जाते हैं, लेकिन सड़क की खस्ता हाली की वजह से मिनटों का सफर अब घंटों में तय होता है, जिससे अवाम को तरह तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने महकमे R&B से सड़क पर मैगडम बिछाने की मांग की है। ताहम इस हवाले से जब गुलिस्तानी नुमाइंदा ने मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नाइक से बात की है तो उन्होंने कहा है कि आने वाले साल में इस पर काम शुरू किया जाएगा। जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो मैं वहां से गया था। बाकी रोड की हालत बड़ी खस्ता है। मेरे जहन में, मेरी नोटिस में भी आया है, वहाँ के जो बाशिंदे हैं जैसे हायूना के हैं, पनेड़ के हैं और ऋषिपुरा हुफू, तो रोड बिल्कुल ख़राब है। मैंने ये तय किया हुआ है, आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैंने यहाँ जो अनकनेक्टेड रोड है, मतलब जहाँ रोड अभी नहीं गए हैं, पहले मैंने उनको तरजीह दी। जो रोड बने हुए हैं उनकी अपलिपमेंट और उनकी जो रेनोवेशन और जो वहाँ रिपेयरमेंट, ये मेरे जहन में, मैं चीफ इंजीनियर जो भी चाहे PM जैसे हो, R&B हो, उसके साथ ये मामला उठाऊंगा और ज़ोर से उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा 2025 में ये रोड भी मैगडमाइज करा दूंगा मैं। कि जी जो ये रोड है त्राल का, जो ये हाइन से पनेर डैम तक जो जाता है रोड, ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल हुआ है। इस पे देखें, हम पिछले अगर 3-4 सालों की बात करेंगे तो LG सरकार ने जो है रोडों के जाल बिछाए, जहाँ पे खस्ता हाल रोडें थी वो भी ठीक करवाएं, और ऐसा कहेंगे कि जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे भी यहाँ पे रोड पहुँची है, लेकिन जो हाइन से पनेर तक जो रोड जाता है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल रोड हुआ है। जबकि पनेर को पिछले साल सियाहती नक्शे पे भी लाया गया था, लेकिन अभी तक तो वहाँ की जो बनाई हुई रोड है उस पर ही काम नहीं हो रहा है, और बाकी हम क्या कह सकते हैं कि कितना काम हो सकता है। देखिए जी, ये रोड ऐसा एक रोड है जो अनंतनाग को त्राल के साथ कनेक्ट करता है। हम कहते हैं छजकूट के साथ जो ये कनेक्ट होता है रोड, और वहाँ से ये डायरेक्ट पनेर डैम पहुँचता है। तो इससे ही जो है बहुत। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुचे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।